This video uses AI-generated voice narration through text-to-speech technology. The script is 100% original and fully written and created by the author, Subhash Joshi. All characters, events, and dialogues are purely fictional and intended for entertainment purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. सिया के कानों में जैसे ही अधिराज जी के शब्द पड़े, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा की वजह से ही रघुवीर के मॉम डैड की डेथ हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक फेक सी स्माइल बनाई और हकलाती आवाज में कहा, पापा, यू आर जस्ट जोकिंग, राइट? आपका रघुवीर के पेरेंट्स की डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है, ना? अधिराज जी ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। सिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपनी मॉम निकिता की तरफ देखा और ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा, मॉम, प्लीज टेल मी, पापा मजाक कर रहे हैं ना? उनसे बोलिए कि ये मजाक मुझे बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा। लेकिन जब निकिता जी ने भी चुपचाप अपना सिर झुका लिया, तो सिया को समझ आ गया कि इस बार सच वही है जो उसने सुना। उसी पल उसे रघुवीर के कल रात के वर्ड्स याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में अपने पापा की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, हाउ कैन यू डू दिस, डैड? इतना कहते ही वह जोर जोर से रोने लगी। जिस पापा पर उसे चाइल्डहुड से प्राउड था, आज उसी के लिए उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। अपनी बेटी को यूं रोते देख अधिराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, बेटा, उस वक्त मैंने जो कुछ किया, वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद। लेकिन सिया ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया और रोते हुए चिल्लाए, स्टे अवे फ्रॉम मी, आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते। मेरे पापा कभी किसी के साथ गलत होने ही नहीं देते थे। बट यू, आपकी वजह से तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। वह अनकंट्रोलेबली रोने लगी। तभी निकिता जी ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सॉफ्टली कहा, बेटा, कम से कम अपने पापा की बात पूरी तो सुन लो। सिया ने अपनी मॉम को भी खुद से दूर करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मॉम, आप ही इनका साथ दे रही हैं। आपको तो पता है ना, इनकी वजह से ही आपको हमसे इतने साल दूर रहना पड़ा। बट स्टिल, आप इनकी साइड में हो। निकिता जी ने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर उसे शांत करने की कोशिश की और सॉफ्टली बोली, बेटा, तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हारे पापा को डिवोर्स देकर क्यों छोड़ा था? सिया ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर निकिता जी ने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं के साथ कहना शुरू किया, बेटा, शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन रघुवीर के पापा, वरदान भैया, बचपन में मेरी जान बचा चुके थे। वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते थे। चाइल्डहुड से लेकर मेरी शादी तक हर स्टेप पर उन्होंने हमारी फैमिली की हेल्प की। और जब कॉलेज टाइम में उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे पापा को पसंद करती हूँ, तो उन्होंने ही तुम्हारे नाना जी को कन्विंस किया और हमारी शादी पॉसिबल कराई। तुम्हारे पापा, वरदान भैया के जुड़वा भाई श्रीकांत के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। कुछ पल रुककर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन 7 साल पहले तुम्हारे पापा के पास एक रेप और मर्डर का केस आया था। उस केस में जिस इंसान पर चार्जेस थे, उसके भाई ने तुम्हारे पापा को ओपनली थ्रेटन किया था कि अगर उन्होंने उसके अगेंस्ट फैसला दिया, तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उस वक्त तुम्हारे पापा सच में बहुत स्कैर्ड थे, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल थे कि कुछ भी कर सकते थे। तब तुम्हारे पापा ने ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त श्रीकांत से शेयर की। श्रीकांत ने जबरदस्ती वो केस अपने हाथ में ले लिया। तुम्हारे पापा ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उसी दौरान वरदान भैया को सारी बातें पता चल गईं। जुड़वा भाई होने का फायदा उठाकर वो खुद कोर्ट में उस केस का फैसला सुनाने चले गए। वरदान भैया ने बिना डरे उन लोगों के अगेंस्ट फैसला सुनाया, लेकिन उसी रात उन लोगों ने अपनी पावर और मनी का इस्तेमाल करके उस क्रिमिनल को जेल से छुड़वा लिया। और जैसे ही वो बाहर आया, उसने वरदान भैया और आरती भाभी दोनों का मर्डर कर दिया। ये कहते कहते निकिता जी की आवाज़ टूट गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि इनडायरेक्टली तुम्हारे पापा की वजह से ही उनकी डेथ हुई, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। इसी वजह से मैंने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया और फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया। निकिता जी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, लेकिन जब मुझे पूरी सच्चाई का एहसास हुआ, तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।
फिर भी तुम्हारे पापा ने इंसिस्ट किया कि मैं उन्हें डिवोर्स देकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊं। उनकी ये बात सुनकर सिया एकदम शॉक्ड रह गई। उसने हैरानी से अपनी मॉम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल देखकर निकिता जी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, जिन लोगों ने रघुवीर के मॉम डैड का मर्डर किया था उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पापा को भी धमकी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर तुम्हारे पापा ने दोबारा उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो वो लोग तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे और तुम दोनों बहनों को प्रोस्टिट्यूशन की डर्टी बिजनेस में धकेल देंगे। तुम्हारे पापा उस वक्त अंदर से टूट गए थे, बहुत डर गए थे, और उन्होंने फिर कभी उन लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठाया, लेकिन उन्हें कांस्टेंट डर था कि कहीं वो लोग मुझे या तुम दोनों को हर्ट ना कर दें। इसी वजह से उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। उस वक्त तुम लंदन में हायर स्टडीज़ कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी सिक्योरिटी की बहुत चिंता थी। उन्होंने शेखावत फैमिली से कहकर तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंज करवाई। यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी बहन शिवानी को भी उन्होंने शेखावत फैमिली की प्रोटेक्शन में भेज दिया, और खुद गिल्ट में डूबे हुए उन्होंने अपनी जस्टिस की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। निकिता जी की आंखें भीग चुकी थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मानती हूँ तुम्हारे पापा के एक फैसले की वजह से रघुवीर के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा भी मजबूर थे। जब निकिता जी ये सब बता रही थीं, अधिराज जी सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। सिया ने उनकी ओर देखा। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसके पापा ने जो कुछ भी किया वो सब उनके लिए ही किया था। फिर भी उसके दिल में गुस्सा था, इस बात का गुस्सा कि उन्होंने अपने डर की वजह से इनजस्टिस को होने दिया और कुछ भी नहीं किया। सिया के चेहरे पर उभरते इमोशंस देखकर अधिराज जी समझ गए कि वो अब भी उनसे नाराज है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन बताओ मैं और करता भी क्या? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को बचाने के लिए किया। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दे सकता था। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में उनका पछतावा और अपनी गलती का गहरा एहसास साफ झलक रहा था। उन्हें इस तरह रोते देख निकिता जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा और सॉफ्टली उन्हें सांत्वना दी। अधिराज जी के आंसुओं को देखकर भी सिया का दिल नहीं पिघला। उसकी आंखों में अब भी रघुवीर की पीड़ा और अपने पापा के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, डैड, मानती हूँ आपने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए था, बट स्टिल, किसी भी कीमत पर आई कैन नेवर फॉरगिव यू, कभी नहीं। उसकी बात सुनकर निकिता जी ने उसे समझाने के लिए मुंह खोला ही था कि सिया ने तुरंत उन्हें टोक दिया। उसकी आवाज अब और भी सख्त थी। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ गलत बोल दूं या आपके साथ बैड बिहेव करूं, प्लीज आप यहाँ से चले जाए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही बात सुनकर अधिराज जी का दिल जैसे धक से रुक गया। निकिता जी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सिया। उससे पहले ही सिया ने उनकी बात बीच में काट दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और लहजा पूरी तरह कठोर था। बस मॉम, मुझे अब डैड की सफाई में एक और वर्ड नहीं सुनना। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाए। उसकी पलकों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली ताकि कोई उसके चेहरे पर लिखे दर्द को और गहराई से न पढ़ सके। सिया की बात सुनकर अधिराज जी भारी मन से अपनी जगह से उठे। उनके कदम इतने धीमे और उदास थे जैसे किसी ने उनकी सारी ताकत छीन ली हो। निकिता जी ने एक बार फिर सिया को देखना चाहा, लेकिन वो समझ गई थी कि इस वक्त कुछ कहना सिर्फ जख्म और गहरा करेगा। इसलिए वो भी चुपचाप अधिराज जी के साथ बाहर चली गईं। दरवाज़ा बंद होते ही सिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रुलाई पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे इस तरह टूटते देख अर्जुन काका, जो अब तक चुपचाप वहीं बैठे थे, अपनी जगह से उठे और सिया के पास आ गए। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। सिया तुरंत उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन काका लगातार उसके सिर को सहला रहे थे, बार बार सॉफ्टली कह रहे थे, शांत हो जाओ बेटा, मैं हूं ना। काफी देर तक यूं ही उसका दर्द बाहर आता रहा। फिर धीरे धीरे जब उसकी रुलाई थमी तो उसने खुद को उनसे अलग किया और कहा, मामा आप प्लीज अब जाए। अर्जुन काका रुकना चाहते थे, लेकिन उसकी जिद के आगे चुप हो गए। उन्होंने एक बार उसकी आंखों में देखा, उसमें छुपी उदासी, दर्द और टूटन साफ दिख रही थी, मगर वो कुछ कह न सके, बस चुपचाप वहां से चले गए। दोपहर का वक्त शेखावत इंडस्ट्रीज। एक बड़ी सी लग्जरी कार शेखावत इंडस्ट्रीज के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही दरवाज़ा खुला और उसमें से अर्जुन काका बाहर निकले।
उनका सीधा सादा लुक देखकर कोई भी सोच सकता था कि ये शख्स इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी में क्या करने आया है। बिना इधर उधर देखे वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो रिसेप्शन तक पहुंचे, वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ उन्हें देखा और बोली, जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अर्जुन काका ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, अपने चेयरमैन से कहो मिस्टर आरवी राठौर का बटलर उनसे मिलना चाहता है। उनकी ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक पल के लिए सामने खड़े आदमी को गौर से देखा। सादे कपड़े, उम्रदराज शख्स बिल्कुल भी उस क्लास के नहीं लग रहे थे जिन्हें कंपनी का चेयरमैन मिलने लायक समझे। उसने प्रोफेशनल लहजे में कहा, सर, डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? अर्जुन काका ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। नहीं। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने एक पोलाइट स्माइल दी और कहा, सॉरी सर, बट चेयरमैन बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। उसकी बात सुनकर अर्जुन काका हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही इस जवाब का अंदाजा हो। उन्होंने थोड़ा झुककर काम आवाज में कहा, देखिए मिस, आपके चेयरमैन मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बस आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। रिसेप्शनिस्ट उसकी सादगी और कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर भी उसने मना करने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से एक और आवाज आई, क्या हुआ रिया? रिसेप्शनिस्ट ने मुड़कर देखा। ये दिग्विजय का असिस्टेंट संजय था, जो उसी वक्त वहां पहुंचा था। रिया ने संजय की तरफ देखते हुए बताया, सर, ये हमारे चेयरमैन से मिलना चाहते हैं और इनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। संजय ने अर्जुन काका की ओर देखा और बेहद प्रोफेशनल लेकिन नर्म लहजे में बोला, सर, हमारे चेयरमैन बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते, सो प्लीज पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और तब। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अर्जुन काका ने उसे बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठोस और सख्त हो चुकी थी। अब क्या मुझे उससे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी? तुम जाकर सिर्फ इतना बोल दो, मिस्टर आरवी राठौर का बटलर उनसे मिलना चाहता है। अगर तब भी वो मुझसे मिलने से मना कर दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उनके लहजे में वो अथॉरिटी थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिसेप्शन पर बैठे लोग भी अब उनकी तरफ देखने लगे थे। संजय पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन जैसे ही उसके कानों में आरवी राठौर का नाम पड़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भले ही रिया जैसी नॉर्मल स्टाफ को आरवी के बारे में कुछ खास न पता हो, लेकिन संजय जानता था कि आरवी राठौर कौन है। और सिर्फ जानता ही नहीं, कल ही उसने उस राक्षसी रूप को अपनी आंखों से देखा था। आज भी उसकी याद आते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके होंठ सूख गए और आंखों में हल्का डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में उसने अर्जुन काका से कहा, सर, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी चेयरमैन को इन्फॉर्म करता हूँ। अर्जुन काका ने बस हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, ठीक है। संजय तुरंत दबे पांव वहां से निकल गया, जैसे उसके पैरों में जान ही न बची हो। चेयरमैन ऑफिस में दिग्विजय लेदर चेयर पर पीछे टिके हुए पैर क्रॉस किए अपने पापा का इंतजार कर रहा था। चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। कल की रात बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, जहां उसके पापा ने रघुवीर के सामने सर झुका लिया था। उसे ये बात जहर की तरह खटक रही थी। उसने कई बार राजवीर शेखावत से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर टाल गए। इसी बेचैनी में वह अभी भी पापा का इंतजार कर ही रहा था कि तभी संजय दरवाजा धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दिग्विजय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या बात है, इस तरह घबराए क्यों हो? संजय हाँफते हुए बोला, सर, चेयरमैन कहाँ हैं? मिस्टर आरवी राठौर के बटलर उनसे मिलना चाहते हैं। आरवी का नाम सुनते ही दिग्विजय की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसके दिमाग में कल का वो मंजर दौड़ गया, आरवी का वो खौफनाक रूप। लेकिन डर की बजाय उसके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार उभर आया। वो दांत भींचते हुए बोला, उससे कहो यहाँ से दफा हो जाए। डैड इतने फालतू नहीं कि ऐसे आलतू फालतू लोगों से मिलने बैठें। संजय ने घबराकर फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन सर, वो मिस्टर आरवी राठौर का बटलर है। अगर हमने उनका अपमान कर दिया तो कहीं आरवी राठौर। दिग्विजय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसका लहजा इस बार और भी कड़क हो चुका था। मैं आरवी से नहीं डरता। उसकी औकात नहीं कि शेखावत इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन तभी कमरे के अंदर गूंजी एक भारी और ठंडी आवाज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदतमीज हो चुके हो दिग्विजय। लगता है दौलत का नशा तेरे सर चढ़कर बोलने लगा है, जो तू ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन काका की थी।
कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहीं खड़े वो अपनी ठहरी हुई निगाहों से दिग्विजय को देख रहे थे। जैसे ही दिग्विजय के कानों में ये शब्द पड़े, उसने तुरंत आवाज की दिशा में नजरें घुमाई। ऑफिस के डोर से एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आ रहा था और उसके पीछे पीछे उसके पापा राजवीर शेखावत बिना कुछ कहे चुपचाप चल रहे थे। दिग्विजय की नज़र जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, वो हैरानी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोल पड़ा, अंकल, आप यहाँ। उसी वक्त संजय भी जल्दी से दिग्विजय के पास आया और हड़बड़ाते हुए बोला, सर, यही तो है वो आदमी जो चेयरमैन से मिलना चाहते थे। इस पर दिग्विजय गुस्से में फट पड़ा और संजय पर चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ, ये मेरे अंकल हैं, शेखावत फैमिली के हेड अर्जुन शेखावत। संजय ये सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखें अर्जुन काका पर टिकी रह गईं, जो बेहद साधारण कपड़ों में खड़े थे। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी बड़ी फैमिली के हेड आखिर आरवी राठौर के बटले क्यों बनकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय को इस तरह संजय पर चिल्लाते देख अर्जुन काका ने बिना किसी इमोशन के सख्त लहजे में कहा, उसे तो तुमने उसकी गलती के लिए डांट दिया, लेकिन तुम्हें अपनी गलती की क्या सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो सीधे जाकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए। उनके बगल में राजवीर शेखावत आकर खड़े हो गए। अपने अंकल की बात सुनकर दिग्विजय कंफ्यूजन में उनकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी कौन सी गलती, अंकल। जिस पर अर्जुन काका ने उसकी तरफ घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती भी नहीं पता। अभी अभी तुम हमारे यंग मास्टर के लिए क्या बोल रहे थे, याद है। उनका सवाल सुनकर दिग्विजय कंफ्यूजन में बोला, अंकल, मैं तो यंग मास्टर के लिए कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस उस आरवी राठौर। लेकिन इतना कहते ही जैसे ही दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, उसकी नज़रें अचानक हैरानी से अर्जुन काका की तरफ उठी। मतलब आरवी राठौर, आई मीन मिस्टर आरवी राठौर ही। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अर्जुन काका ने उसकी ओर गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मिस्टर आरवी राठौर ही, राठौर फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर रघुवीर सिंह राठौर। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनके अगेंस्ट सोच भी रहे हो। दिग्विजय, भूल मत, हमारी शेखावत फैमिली सालों से राठौर फैमिली को सर्व करती आ रही है। आज हम जिस भी पोजीशन पर खड़े हैं, वो सब उन्हीं की वजह से है। और तुम राठौर फैमिली के यंग मास्टर के खिलाफ साजिशें प्लान कर रहे थे। उनकी आवाज़ और आंखों का गुस्सा कमरे का माहौल जमा रहा था। क्या सच में तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं अभी तुम्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि यंग मास्टर के हाथों मारे जाओ। अर्जुन काका की धमकी सुनते ही दिग्विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। डरते डरते उसने कहा, सॉरी अंकल, मुझे सच में नहीं पता था कि मिस्टर आरवी राठौर ही हमारे यंग मास्टर हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। मैं तो बस सिया से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सब किया। अगर मुझे ये मालूम होता कि सिया को यंग मास्टर पसंद करते हैं तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता। अर्जुन काका ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन हिलाए और ठंडे लेकिन कड़े लहजे में कहा, दिग्विजय, मान लिया कि तुम्हें ये नहीं पता था कि मिस्टर आरवी राठौर ही हमारे यंग मास्टर हैं, लेकिन जो तुमने सिया के साथ किया, क्या वो सही था? इस पर दिग्विजय ने कंफ्यूजन से उनकी तरफ देखा और घबराते हुए बोला, अंकल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। हाँ, ये मानता हूँ कि उससे शादी करने के लिए मैंने उससे झूठ बोला था कि। दिग्विजय की सांसें अटक रही थी, गला सूख चुका था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द जैसे होठों तक आते आते ही घुट जा रहे थे। अर्जुन काका की आवाज़ भारी और तल्ख थी, कि तुमने ही सिया की बेटी अधीरा की जान बचाई थी, यही ना? कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। दिग्विजय का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में वही शौक था जैसे किसी ने उसे नंगे तार से छू लिया हो। अर्जुन काका ने उसकी हालत देखकर भी कोई नरमी नहीं दिखाई। उनका चेहरा सख्त था, आवाज़ ठंडी, लेकिन भीतर जलता हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। क्या तुम सोचते हो मुझे अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे अपनी नातिन के बारे में सब पता है, लेकिन मैं इस वक्त उस बारे में बात नहीं कर रहा। दिग्विजय ने गला साफ किया और हकला कर कहा, तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अंकल? अर्जुन काका की नज़रें अचानक आग बन गईं। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। वो एक एक शब्द ऐसे बोले जैसे तलवार से वार कर रहे हों। मैं उस गुनाह के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने 7 साल पहले किया था। मेरी भांजी नशे में थी और तुमने उस हालत का फ़ायदा उठाने की हिम्मत की थी।
कमरे में सन्नाटा छा गया। राजवीर शेखावत ने हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन काका ने दिग्विजय की तरफ उंगली तानी। उनकी आंखें खून उतार रही थी, जैसे उसी वक्त उसे खत्म कर देंगे। मैं सच कह रहा हूँ राजवीर, इसने वही किया है। यकीन नहीं होता तो पूछ लो इससे। काश काश बचपन में हम इसे अपने साथ घर न लाए होते। आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। उनका गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उनके हर शब्द में सालों का दर्द और आग जल रही थी। राजवीर अब तक शांत थे, लेकिन इस वक्त उनका चेहरा भी लाल हो चुका था। उन्होंने अपने बेटे की तरफ घूरते हुए गरज कर कहा, दिग्विजय, भैया जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में? बात अधूरी रह गई, लेकिन दिग्विजय का पूरा जिस्म कांप उठा। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। होंठ सूख गए, आंखें इधर उधर डोलने लगी। वह जानता था, अगर झूठ बोला तो अंकल के सामने टिक नहीं पाएगा, और अगर सच कह दिया तो पापा और अंकल उसी वक्त उसका खून कर देंगे। उसने गहरी सांस ली, उसके कंधे झुक गए, आवाज धीमी और कांपती हुई निकली, अंकल, आपने जो सिया के मुंह से सुना, वो आधा सच है, पूरा नहीं। ये कहते ही उसने फिर एक लंबी सांस भरी और सारी सच्चाई बयां कर दी। उसकी बात खत्म होते ही अर्जुन काका और राजवीर दोनों के चेहरे आग की तरह लाल हो चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था, और अगले ही पल दोनों की गरजती आवाज एक साथ गूंजी, तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? दिग्विजय की आंखें नम थीं, चेहरा शर्म से झुका हुआ। उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी, मैं सिया को बचपन से पसंद करता था और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था। इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था। मुझे लगा था सुबह जब सिया मुझे अपने साथ देखेगी तो वो हाँ कह देगी, लेकिन उल्टा वो तो मुझसे और भी नफरत करने लगी, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन सिया ने मेरी एक भी बात सुनने से मना कर दिया और मुझे खुद से दूर कर दिया। इतना कहते ही दिग्विजय अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके आंसू अब बेकाबू हो चुके थे, उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने जो कुछ भी किया था, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना अंकल। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन काका के चेहरे पर अब भी गुस्से की लकीरें थीं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में आग थी, मगर अचानक उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें दिग्विजय पर गड़ा दी। दिग्विजय, तेरी इस गलती के लिए तो मेरा मन करता है अभी इसी वक्त तुझे खत्म कर दूं। लेकिन तूने इतने सालों तक छोटे मालिक और मालकिन की जिस तरह सेवा की है, उसी का ख्याल करके मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। दिग्विजय ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आवाज धीमी थी, कैसी शर्त अंकल? अर्जुन काका का लहजा और भी सख्त हो गया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, तुझे यंग मास्टर को अधीरा के बारे में सब बताना होगा। ये सुनते ही दिग्विजय का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें रुक सी गईं, होंठ सूख गए। अंकल, अगर यंग मास्टर को सब पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। अर्जुन काका की आंखें अभी भी लाल थीं, मगर उनका लहजा ठंडा और तल्ख था। जो गलती तूने की है, उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं तुझे इतना भरोसा दिलाता हूँ, यंग मास्टर अधीरा को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उसकी हिफाजत उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दिग्विजय ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे हार मान चुका हो। ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। अर्जुन काका ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुककर गहरी आवाज में कहा, ये थी मेरी पहली बात, अब मेरी दूसरी बात ध्यान से सुन ले। यंग मास्टर ने अपने खास लोगों को ऑस्ट्रेलिया शेखावत मेंशन भेजा है। अब से छोटे मालिक और मालकिन की सिक्योरिटी वही लोग देखेंगे। तुझे अपने लोगों को ये मैसेज देना है कि वो इस मामले में दखल न दें। कमरा फिर से खामोश हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, और फिर दिग्विजय ने गर्दन हिलाते हुए धीमे स्वर में कहा, ठीक है अंकल, मैं अभी अपने लोगों को कॉल करके सब बता देता हूँ। अर्जुन काका ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ एक मोटी फाइल बढ़ाई। उनकी आवाज़ बेहद ठंडी और सख्त थी, ये तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। राठौर कॉर्पोरेशन की तरफ से तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इतने सालों तक छोटे मालिक और मालकिन की वफादारी से सेवा की है। इसे लेकर तुम खुद यंग मास्टर के पास जाना। दिग्विजय ने फाइल पर नजर डाली और फिर धीरे से उसे अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन तभी अर्जुन काका की आंखें सिकुड़ गईं और उनकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई। और हाँ, कान खोलकर सुन लो,
अब सिया हमारे यंग मास्टर की वाइफ है। अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अपने अंजाम के लिए खुद तैयार रहना। उनके शब्दों में ऐसा वजन था कि कमरे की हवा भारी हो गई। दिग्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी गर्दन नीचे झुका दी और हल्की सी हाँ में हिला दी। अर्जुन काका ने राजवीर जी की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को हल्का सा इशारा किया और फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ दिग्विजय और संजय बचे थे। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दिग्विजय धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह दरवाजे की तरफ घूरते हुए बुदबुदाया, सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिया को नहीं भूल सकता, चाहे इसके लिए मुझे यंग मास्टर से ही क्यों न लड़ना पड़े। उसके चेहरे पर अचानक एक खतरनाक सी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान किसी शातिर खिलाड़ी की थी जिसने अभी अभी अपनी अगली चाल सोच ली हो। उसने धीमे से मगर बेहद कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, मिस्टर आर.वी. राठौर, भले ही तुमने मुझसे सिया को छीन लिया हो, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इतना कहते ही उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल उभर आई। उसकी आंखों में जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। संजय ने जब अपने बॉस के चेहरे पर वो मुस्कान देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे साफ समझ आ गया था, दिग्विजय अब अपनी अगली चाल चलने वाला है और ये चाल सीधी आग में कूदने जैसी होगी। सिटी हॉस्पिटल। रघुवीर शिवांश से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल आया हुआ था। इस वक्त वह डॉक्टर के केबिन में बैठा था और उसके सामने शिवांश के डॉक्टर अग्रवाल बैठे थे। रघुवीर ने उन्हें देखते हुए कहा, डॉक्टर, अब शिवांश की कंडीशन कैसी है और वो कब तक डिस्चार्ज हो पाएगा? डॉक्टर अग्रवाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस्टर आर.वी., शिवांश की कंडीशन अब स्टेबल है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट बहुत क्रिटिकल था, इसलिए उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आए हैं। शायद अगले 1-2 महीने तक वो प्रॉपर चल फिर नहीं पाएंगे। रघुवीर ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि यह एक्सीडेंट वाकई काफी खतरनाक था। अगर टाइम पर देव उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो शायद आज शिवांश जिंदा भी नहीं होता। कुछ और सवाल करने के बाद रघुवीर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला और सीधे शिवांश के रूम की तरफ बढ़ने लगा। वह अभी कॉरिडोर में ही था कि अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अधीरा बेटा, ऐसे मत भागो। रघुवीर ने जैसे ही उस आवाज को सुना, उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई। कॉरिडोर की दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची तेजी से भागती हुई आ रही थी। जैसे ही रघुवीर की नज़र उस बच्ची के चेहरे पर पड़ी, उसके अंदर अजीब सा एहसास जाग उठा। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ये बच्ची, ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन बचाया था। लेकिन इसे देखकर क्यों लग रहा है कि इसका मेरे साथ कोई रिश्ता है। उसके होठों पर ये शब्द ही आए थे कि तभी उसने देखा, भागते भागते बच्ची का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिरने लगी। उस बच्ची को गिरते देख ना जाने क्यों रघुवीर के दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। वह बिना एक पल सोचे समझे तेजी से उसकी तरफ भागा और डाइव लगाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अगले ही पल रघुवीर खुद पीठ के बल जमीन पर गिर चुका था। गिरने के डर से उस मासूम बच्ची ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसके नन्हे चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। रघुवीर कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया, इट्स ओके, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ओपन योर आइज। जैसे ही बच्ची ने उसकी आवाज सुनी, उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे रघुवीर के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। रघुवीर को देखते ही वह बच्ची एक्साइटेड होकर बोली, आप तो वही हैंडसम अंकल हो ना, जिन्होंने मुझे पहले भी बचाया था। और कल। लेकिन अचानक कुछ याद आते ही उसकी आवाज थम गई और वह चुप हो गई। रघुवीर ने उसे खड़ा करते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने थोड़ा सख्त लेकिन केयरिंग अंदाज में कहा, बेटा, ऐसे भागते क्यों हो? पता है ना, अगर तुम गिर जाते तो चोट लग सकती थी। बच्ची ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, अंकल, वो डॉक्टर आंटी इंजेक्शन लगाने वाली थी। अधीरा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए अधीरा चुपके से भाग आई। उसकी मासूमियत सुनकर रघुवीर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, ओह, तो तुम्हारा नाम अधीरा है और तुम डॉक्टर से भाग कर आए हो। अधीरा ने तुरंत सिर हिलाया और शरारती मुस्कान दी। उसकी इस प्यारी सी अदाकारी ने रघुवीर के दिल को अजीब सी गर्माहट से भर दिया। वह भी अनायास ही उसकी तरह मुस्कुराने लगा। तभी पीछे से एक नर्स वहां आ गई। उसने अधीरा को देखते हुए कहा, तो आप यहाँ हैं?
चलिए जल्दी, डॉक्टर आंटी आपको बुला रही हैं, और आपकी नानी भी आपके लिए बहुत परेशान हो रही हैं। अधीरा ने कसकर रघुवीर को गले लगा लिया और घबराए हुई आवाज में बोली, अंकल, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलिए ना। अधीरा को कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, अधीरा बिल्कुल ठीक है। नर्स कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले रघुवीर ने अधीरा को अपनी गोद में उठा लिया और सीरियस लहजे में बोला, जब बच्ची मना कर रही है तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप लोग। नर्स ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, सर, ये जो इंजेक्शन है वो उनके 6 साल के टीका का इंजेक्शन है। आप खुद समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। रघुवीर ने ठंडी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब ये खुद मना कर रही है तो जबरदस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने नर्स को हल्के से इशारा किया। नर्स ने तुरंत उसकी बात समझी और चुपचाप सिर हिला दिया। तभी रघुवीर ने अधीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, अब तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। चलो अब हम उस डॉक्टर को पनिश करने चलते हैं जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। अधीरा की आंखें चमक उठीं। वह खुश होकर फिर से रघुवीर के गले लग गई और मासूमियत से बोली, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। इतना कहते ही उसने रघुवीर के गालों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। अचानक उसकी इस मासूम हरकत से रघुवीर का दिल अजीब सी खुशी से भर उठा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई और वह नर्स के साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के केबिन के बाहर निकिता जी बेचैनी से बार बार इधर उधर टहल रही थी। उनकी हालत देखकर पास खड़ी फीमेल डॉक्टर ने कहा, माम, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नर्स अभी आपकी नातिन को लेकर आ रही हैं। निकिता जी डॉक्टर को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र दूर से आते रघुवीर और उसकी गोद में बैठी अधीरा पर पड़ी। उन दोनों को एक साथ देखकर पहले तो वह चौंक गईं, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा घबराहट से भर गया और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, किसी को भी मत बताएगा कि मैं यहाँ हूँ, और आप मेरी नातिन को उसका इंजेक्शन लगा दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। ये कहते ही निकिता जी तेजी से वहां से निकल गईं और कॉरिडोर के दूसरी तरफ एक दीवार के पीछे जाकर छुप गईं। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर अधीरा को गोद में लिए सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। रघुवीर के साथ अधीरा को देखकर डॉक्टर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह दोनों को ऐसे घूर रही थी जैसे उनके चेहरे में उसे कुछ अजीब सी समानता दिखी हो। तभी अधीरा ने रघुवीर की गोद से ही डॉक्टर की ओर इशारा किया और मासूम लेकिन शरारती अंदाज में बोली, अंकल, यही है वो डॉक्टर आंटी जो अधीरा को इंजेक्शन लगाने वाली थी। अब इनको पनिश कीजिए, ये बैड डॉक्टर आंटी हैं। डॉक्टर, जो रघुवीर को देखते ही अपनी चेयर से खड़ी हो गई थी, अधीरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा डर गई। वह अच्छे से जानती थी कि रघुवीर आरवी कौन है और वो क्या कर सकता है। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। रघुवीर ने उसे ठंडी नज़रों से घूरा। उसकी आंखों की सख्ती देखकर डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर आरवी। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रघुवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और गहरी आवाज में कहा, तो आप हैं जो इन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर की इस लाइन ने डॉक्टर के डर को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। तभी रघुवीर ने उसे हल्का सा इशारा किया और कहा, आपको पता है ना, बच्चों को इस तरह डराना बहुत गलत बात होती है। रघुवीर धीरे धीरे उस डॉक्टर के करीब पहुंच गया था। उसके बिल्कुल पास जाकर उसने अधीरा का मासूम चेहरा अपनी तरफ घुमाया और नरमी से बोला, बेबी, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ ना, तो कोई तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। उसकी बात सुनकर अधीरा की आंखों में चमक आ गई। वह खुश होकर फिर से रघुवीर के गालों पर एक किस दे बैठी और बोली, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। उसकी इस मासूम हरकत पर रघुवीर की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे उसने चुपके से डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने तुरंत उसकी बात समझ ली और हल्का सा सिर हिलाया। फिर धीरे से इंजेक्शन उठाकर अधीरा का हाथ पकड़ लिया। रघुवीर ने पूरी कोशिश की कि अधीरा का ध्यान सिर्फ उसी पर बना रहे। वह लगातार उससे बातें करता रहा ताकि उसे कुछ भी महसूस न हो। और तभी मौका मिलते ही डॉक्टर ने चुपके से उसे इंजेक्शन लगा दिया। अधीरा को बस हल्की सी चुभन महसूस हुई, लेकिन उसका ध्यान रघुवीर पर होने के कारण उसने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। डॉक्टर ने भी तुरंत इंजेक्शन छुपा लिया। रघुवीर ने दोबारा सख्त निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, दोबारा इन्हें इंजेक्शन लगाने की कोशिश भी मत करना, अंडरस्टूड।
डॉक्टर ने डर का नाटक करते हुए सिर हिलाया और बोली, जी सर। रघुवीर ने ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया और फिर आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने अधीरा से सवाल किया, बेटा तुम यहाँ किसके साथ आए हो? अधीरा ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी नानी। अधीरा की बात सुनकर रघुवीर ने पूरे केबिन में नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सीधा डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर इनकी नानी कहाँ हैं? डॉक्टर ने तुरंत हल्की मुस्कान बनाते हुए जवाब दिया, मिस्टर राठौर, एक्चुअली वो अभी कुछ अर्जेंट काम से बाहर गई हैं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी। रघुवीर ने बस सिर हिलाकर हामी भरी। तभी अधीरा उसकी शर्ट पकड़ते हुए बोली, हैंडसम अंकल, जब तक नानी नहीं आती ना, आप यहीं रुकिए। अधीरा को इन डॉक्टर आंटी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। क्या पता आपके जाते ही ये दोबारा मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर दें। उसकी मासूम आवाज और भोला चेहरा देखकर रघुवीर का दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जब तक आपकी नानी नहीं आती मैं यहीं रहूंगा। ओके। अधीरा तुरंत खिलखिलाए और सिर हिलाते हुए बोली, ओके। रघुवीर पास की कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और देव अंदर आया। बॉस, आप यहाँ हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। रघुवीर ने पहले अधीरा की तरफ देखा, फिर देव से कहा, उन्हें बोलो मैं अभी आ रहा हूँ। देव ने थोड़ी गंभीरता से कहा, सर एक्चुअली ये मैटर शिवांश से रिलेटेड है। डॉक्टर कुछ इम्पोर्टेंट बताना भूल गए थे, इसीलिए उन्होंने आपको अर्जेंटली बुलाया है। ये सुनकर रघुवीर ने एक बार फिर अधीरा की तरफ नजरें डाली। उसकी मासूम आंखें उसे जैसे रोक लेना चाहती थीं, लेकिन रघुवीर ने हल्की सी सांस लेकर देव से कहा, ठीक है। फिर वह अधीरा के पास झुका और प्यार से बोला, आई एम सॉरी बेबी, बट मुझे अभी जाना पड़ेगा। पर आप बिल्कुल भी डरना मत, ओके? मैं देव अंकल को यही छोड़ रहा हूँ। वो आपको किसी भी डॉक्टर आंटी से इंजेक्शन लगने नहीं देंगे, प्रॉमिस। रघुवीर की बात सुनकर अधीरा को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया और हल्की उदासी भरी आवाज में बोली, ओके। उसके ओके कहते ही रघुवीर मुस्कुराया, प्यार से उसका सिर थपथपाया और फिर उसे देव की गोद में देते हुए बोला, देव ध्यान रखना, जब तक इनकी फैमिली से कोई नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे। उसने थोड़ी सख्त आवाज में आगे कहा, और हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई इन्हें इंजेक्शन लगाने की कोशिश ना करे। समझ गए? देव ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, यस बॉस। रघुवीर ने संतोष से गर्दन हिलाए और वहां से बाहर निकल गया। रघुवीर के जाते ही उस दीवार के पीछे छुपी निकिता जी ने धीरे से बाहर कदम रखा। उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, आखिरकार रघुवीर चला ही गया, वरना शायद आज उसे अधीरा के बारे में सब कुछ पता चल जाता। उनके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। बिना वक्त गंवाए वो तेजी से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने जोर से पुकारा, अधीरा बेबी, नानी आ गई। जैसे ही अधीरा ने अपनी नानी की आवाज सुनी, वह तुरंत देव की गोद से कूदकर भागी और सीधा निकिता जी के पास पहुंच गई। उनकी कमर पकड़ते हुए मासूमियत से बोली, नानी आप कहाँ थीं? आपको पता है अधीरा अभी किससे मिली? निकिता जी ने अनजान बनने का नाटक करते हुए हैरानी से पूछा। किससे बेबी? अधीरा मासूम मुस्कान के साथ बोली, हैंडसम अंकल से। आपको पता है वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो अधीरा को इन डॉक्टर आंटी से भी प्रोटेक्ट किया ताकि ये मुझे इंजेक्शन ना लगा पाएं। अधीरा की मासूम बातों पर निकिता जी ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, ओह, तो हमारी बेबी को उनके सुपरहीरो ने बचाया। लेकिन बेबी, आपको पता है ना ये इंजेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? चलो अब जल्दी से लगवा लो, नहीं तो आपकी मैमा गुस्सा कर देंगी। अधीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैडम, बच्चे को तो इंजेक्शन लग चुका है। एक्चुअली मिस्टर राठौर ने इसमें मेरी थोड़ी हेल्प की और मैंने चुपके से इन्हें इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही अधीरा ने ये सुना, उसने तुरंत अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में बोली, यानी हैंडसम अंकल ने अधीरा को बुद्धू बनाया। गंदे अंकल, अब अधीरा उनसे कभी बात नहीं करेगी। अधीरा के गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर सब हंस पड़े, लेकिन अधीरा सच में नाराज थी। उसे अपने हैंडसम अंकल पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और इस गुस्से की सजा रघुवीर को बहुत जल्द मिलने वाली थी। उसी बीच देव ने देखा कि अब बच्ची की फैमिली आ चुकी है।
वह निकिता जी के सामने आकर सिर झुकाते हुए बोला, मैडम, अब जब आप आ गई हैं तो मैं चलता हूँ। मिस्टर आरवी राठौर ने मुझे यहीं रुकने को कहा था जब तक इनकी फैमिली से कोई नहीं आ जाता। अब जब आप आ चुकी हैं तो मैं निकलता हूँ। निकिता जी ने हल्का सा सिर हिलाया। देव ने तुरंत वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। देव को जाते देख अधीरा ने ऊंची आवाज में पुकारा, अंकल, आप उन हैंडसम अंकल को बोल दीजिएगा, उन्होंने जो अधीरा के साथ चीटिंग की है उसके लिए अधीरा उनको पनिश करेगी। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची के मुंह से अपने बॉस को पनिश करने की बात सुनकर देव की हंसी छूट गई। वह अधीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अधीरा के मासूम चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए तो वह फ्रोजन हो गया, क्योंकि उस मासूम बच्ची के नन्हे से चेहरे की झलक हूबहू उसके बॉस आरवी राठौर जैसी लग रही थी। देव का दिल एक सेकंड के लिए धक से रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सर को हल्के से झटका, जैसे अपने दिमाग से वो ख्याल हटाना चाहता हो, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओके बेबी, मैं आपकी बात उनसे ज़रूर कह दूंगा। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया, पर उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मासूम सी बच्ची अभी पनिश करने की धमकी देकर गई थी, वो धमकी बस खेल नहीं थी। बहुत जल्द यही छोटी सी अधीरा उसके बॉस को ऐसी भयानक सज़ा देने वाली थी जिसे आरवी राठौर अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। शाम राठौर मेंशन। रघुवीर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि सिया कहीं नजर नहीं आ रही। एक पल को तो वह हैरान हुआ, फिर सोचा शायद सिया नीचे डाइनिंग एरिया में होगी। उसे ज्यादा ध्यान न देते हुए वह तुरंत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। सामने शावर की बूंदों में भीगती हुई सिया खड़ी थी। उसकी पीठ रघुवीर की तरफ थी और पानी की धार उसके खुले बालों से होकर नीचे गिर रही थी। रघुवीर बस वहीं थिथक गया, मानो किसी ने उसकी धड़कनें रोक दी हों। आंखें फटी रह गईं, दिमाग सुन्न हो गया, और वह बस उसे देखता ही रह गया। उधर सिया को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह पलटी और सामने रघुवीर को देखकर उसकी चीख निकल गई। रघुवीर! घबराहट और फर्श पर पानी की फिसलन सिया पीछे की ओर लड़खड़ाए और गिरने लगी, लेकिन उससे पहले ही रघुवीर हरकत में आया। उसने तेजी से बढ़कर सिया को कमर से थाम लिया और उसी पल फर्श की फिसलन ने दोनों को गिरा दिया। धड़ाम! रघुवीर ने आखिरी पल में सिया को अपने ऊपर गिराया ताकि उसे चोट न लगे, लेकिन झटके से गिरने पर सिया के होंठ रघुवीर के होंठों को छू गए। पल भर को समय थम गया। पानी की बूंदें, दिल की धड़कनें और वो अनजाना एहसास दोनों को सन कर गया। रघुवीर तो पहले ही सिया को इस हालत में देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा था, और अब ये अनचाहा स्पर्श उसके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर गया। सिया ने जैसे तैसे होश संभाला और झटके से खुद को अलग किया। अपने दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए वह गुस्से से चिल्लाई, यू फॉरवर्ड! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे बाथरूम में घुसने की? निकलो यहाँ से अभी! सिया की डांट सुनकर रघुवीर एकदम होश में आया। वह तुरंत उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी फर्श की वही चिकनाहट, उसका पैर दोबारा फिसला और अगले ही पल छपाक वह सिया के साथ पास ही बने पानी से भरे बाथटब में जा गिरा, और गिरते हुए एक बार फिर उनके होंठ टकरा गए। इस बार दोनों के बीच बस खामोशी थी, ना गुस्सा, ना चीख, सिर्फ धड़कनों की तेज आवाज और पानी की लहरों की सरसराहट।